पर मैं बताना चाहूँगा कि क्या सिचुएशन है। देखें, चाइना के जो अज़ाइम हैं, जो इंटेंशंस हैं, वो वाज़े हो गए जब उसने लद्दाख में गलवान वादी में हमला किया। तो उस वक्त वाज़े हो गए कि वो एक्सपेशनिस्ट जिस तेज़ी से गरीब मुल्कों को, स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, जिबूती, कीनिया, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इनों में इन्वेस्टमेंट करता रहा और उस इन्वेस्टमेंट की जो डिज़ाइंस थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टाइल में थी कि पहले इन्वेस्टर्स आते थे और पीछे साथ में फौज आती थी। और यही चीज़ इन्होंने पाकिस्तान में, जैसा कि आपने देखा, कि की है। और फिर आगे बढ़ के इन्होंने हिंदुस्तान को भी एक तरने वाला समझ के यूं समझा था कि कोई मसला ही नहीं है, हिंदुस्तान भी वही पुराने अदवार में रह रहा है जब एक ऐसी पार्टी की हुकूमत थी जो सरेंडर करती जाती थी भारतीय इंटरेस्ट किसी न किसी मामले पे। तो गलवान वादी पे अटैक हुआ, इसके बाद जो भारतीयों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, भारतीय सेना ने। और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि ये चाइना के एक डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि 100 से ज़्यादा तो कम से कम मौत हुई हैं चाइनीज़ों की। तो ये भी उस सूरत में हुआ जब उन्होंने अचानक हमला किया था। अगर ऑफेंसिव इंडिया की तरफ से होता तो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान होता। और फिर इसके बाद जो इन्होंने देखा कि 130 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हिंदुस्तानी एक आवाज़ हो के अपनी सेना के पीछे, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के पीछे खड़े हैं, तो चाइना को पीछे हटना पड़ा। अब देखें, चाइना के इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जब एक इंपीरियलिस्टिक पावर, जो कि एग्जिस्टिंग इंपीरियल पावर जो है दुनिया में इस वक्त, जो वन साइडेड एक पावर है यूनिपोलर सिस्टम में, जो यूएसए और यूरोप वेस्ट को टेक ओवर करने के लिए चाइना ने बड़ी प्लानिंग से काम किया। और इसमें फिर ये कोविड और ये सारी चीज़ें चाइना के हक में ही जाती रहीं, क्योंकि कोविड ने नुकसान इन्हीं वेस्ट को सबसे ज़्यादा पहुंचाया, या इंडिया या दूसरे ममालिक जो कि चाइना के इंटरेस्ट में नहीं थे। जो चाइना अलाइड जगहें हैं वहाँ पे सब खुशल मंगल है और सब अच्छा जा रहा है। चाइना के इवन अपने बेजिंग शेजिंग सब का क्लियर रहे। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि चाइना की माल इंटेंशंस क्या थे इस सारे सिनारियो में। अमेरिका के साथ इसके कई डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से और ख़ास तौर पर पोम्पियो साहब जो हैं फॉरेन अफेयर्स के जो सेक्रेटरी, वो बार बार चाइना के हवाले से चीज़ें बता रहे हैं। अमेरिकन लेजिस्लेटर्स ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा है कि चाइना की जो टिकटॉक और दूसरी ऐप्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। पोम्पियो साहब कहते रहते हैं कि चाइना हमारी सबसे ज़्यादा चोरियां करता है और हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो चाइना चोरी करता है। और ये दुनिया को पता है कि चाइना ने हमेशा सिर्फ कॉपी की है सबकी। चाइना की अपनी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। चाइना ने हमेशा दुनिया की सारी चीज़ों की कॉपी की है। अब दुनिया उसको इग्नोर करती रही, लेकिन अब अमेरिका और वेस्ट और दीगर ममालिक, क्योंकि इन्होंने देखा कि इंडिया ने बड़ा सख्त किस्म का हाथ रखा है, तो अगेन के लीड कौन करेगा चाइना के खिलाफ। तो लीड करने से हिचकिचा रहे थे। आज इंडिया ने खुल के आगे चाइना से मुकाबले की ठान ली, तो ये सब पीछे आके खड़े हैं। सिंगापुर के इनके साथ मसले हैं। देखें, हुवाई और 5G एक बड़ा फैक्टर है इन सारी चीज़ों में। 5G यूं समझ लें कि एक एटम बम है। दूसरी जंग अजीम में जापान हथियार नहीं डाल रहा था, वो फैसला कुन मरहला उस वक्त आया जब वो एटम बम मारे गए और फिर उन्होंने सरेंडर किया। तो ये भी एक एटम बम है, मतलब एक सबसे बड़ा बॉम्ब है। ये समझ लें कि पूरी दुनिया में 5G एक कंट्रोल करेगी पॉपुलेशंस को और कंट्रीज़ को और चीज़ों को। बड़ी चीज़ें हैं इसमें, अभी तो खुल के सारी चीज़ें आ नहीं रही। हुवाई इज़ द फर्स्ट कंपनी जो कि उसको लॉन्च करने में पहल करना चाहती थी, टू टेक ओवर द वर्ल्ड। और उसमें वेस्ट और अमेरिका, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि चाइना को खुला डुल्ला हाथ दिया था और उधर इन्वेस्टमेंटें कर रहे थे और चाइनीज़ों को अपने यहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा, जैसे इटली ने 1 लाख वीज़े दिए थे वुहान सिटी में, वो नॉर्थ ऑफ इटली में, जहाँ से ये ब्रेकअप हुआ इसका कोविड का यूरोप में। और वो सारे जो थे आए थे वो वुहान से आए थे। इंडस्ट्रियाँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियाँ, मार्केट्स, होलसेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस, सब में ये छा गए। और वेस्ट चुपचाप मुंह देखता रहा। आज वेस्ट पछता रहा है। उन चीज़ों को अब रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया की तरफ उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। चाइना ने देख लिया कि उसका कनाडा के साथ मसला है, उसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो वो रशिया के साथ भी है, जापान के साथ है, म्यांमार के साथ है। नीचे जाएं तो फिलीपीन भी साउथ चाइना सी के ऊपर अपना क्लेम देता है और चाइना की प्रेजेंस को वहाँ पे सब लोग
स्ट्रिक्टली गलत नज़र से देख रहे हैं। ख़ास तौर पे आप देखें कि पोम्पियो साहब ने भी क्लियरली कह दिया कि भाई साउथ चाइना सी ओपन है और सब उसमें जा सकते हैं। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो साउथ चाइना सी पे दुनिया में अगर किसी का सबसे हक है तो वो हिंदुस्तान का है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान ने रूल किए हैं। ये सारे जितने साउथ एशिया जो समंदर है उसमें जितने ममालिक आज के हैं, फिलिपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसमें आपको हिंदुइज़्म के और इंडियन हेरिटेज आपको वहाँ पे भरपूर मिलेगी और सदियों हज़ारों साल पुरानी मिलेगी। इट्स ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड संताना धर्म का पूरा एक वहाँ पे एक सिस्टम है। चाइना के इन सारे इंटेंशंस और इन सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो अब सामने उभर के आ रहे हैं, उसमें फिर चाइना को अपने जो इंटरनल मसले हैं जैसे कि तिब्बत है, युगर है, हांगकांग है, उसमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस लोकल ग्रास रूट लेवल पे बहुत तेज़ी से उभर रही है और इंटरनेशनल सपोर्ट भी उनको हासिल हो रहा है। जैसे कि तिब्बत के लिए अमेरिका ने कुछ चीज़ें की हैं और उसको रिकॉग्निशन दी है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसी तरह हांगकांग के स्टेटस को भी पोम्पियो साहब ने डिस्कस किया है और उसको अमेरिका फॉर्मलाइज कर रहा है। चाइना के लिए मुश्किलात चारों तरफ से बढ़ रही हैं। ऐसे में अब इंडिया को ये नहीं कि हम बैठ रहे हैं कि चलो चाइना का तो दुनिया देख रही है, नहीं, अब ये वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान और चाइना के मसले हल करने होंगे। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है और उसका मैं ये नहीं कह रहा कि जाके भारतीय सेना हमला कर दे, हमारी परंपरा नहीं रही, लेकिन हमारा दिफा हमारी परंपरा है। मसला ये है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ये आगे बढ़ें। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, चाइना को इकोनॉमिकली आप मुकाबला करें और टक्कर दें। इस तरफ आप आ जाएं पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान इस पूरे खेल में एक, हमारे पाकिस्तान के मोहल्लों में मासियाँ होती हैं कुछ, जो पूरे मोहल्ले में आग लगाती हैं, इधर की बात उधर और उधर की। ये पाकिस्तान का इस वक्त रोल है। इस सारे सिनारियों में पाकिस्तान प्ले कर रहा है एक प्रोवोकेटिव रोल। देखें कैसे, वो ऐसे कि इंडियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पूरा चाइना के हाथ में दे दिए। डैम बन रहे हैं, इंडियन टेरिटरी है। इंडिया ने उस पर ऑफ कोर्स ऑब्जेक्शन किया है फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे और ये सब चीज़ें, लेकिन आफ्टर ऑल इंडियन टेरिटरी के मुआहदे हो रहे हैं $100 of million के उसके चाइना के साथ। और यह है कि पाकिस्तान, इट इज़ ए प्रोवोकेटिव स्टेप, क्योंकि वो जो पानी ऊपर से आ रहा है तिब्बत से, जो दरिया सिंध का, वो सारा गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप स्टोर कर लेंगे तो नीचे फिर क्या मिलेगा, सिंध को क्या मिलेगा, बलूचिस्तान को क्या मिलेगा। इस तरफ इंडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, दरिया जो आ रहे हैं, उनमें फ़र्क पड़ेगा। फिर आप एक स्ट्रेटेजिक जगह पे कितने बड़े प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, वो भी कौन, इंडिया के जो सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, चाइना और पंजाबी आर्मी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इंडिया को बहुत सख्त इकदाम करने होंगे। जैसे कि तिब्बत को आप इंडिपेंडेंट, तिब्बत और बलूचिस्तान को आप इंडिपेंडेंट स्टेट माने, अपने यहाँ इनको ऐसे स्पेस दें जैसे कश्मीरियों को पाकिस्तान वो कर रहा है। अब कश्मीरियों का मतलब ये नहीं है कि सारे कश्मीरी, जो इनके हैंड पिक टेररिस्ट हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको फिर अपने मकासद के लिए भेजा जाता है। जैसे ये साहब हैं, इनके चेहरे से वाज़ेह है कि इनको मुबारकबादें दी जा रही हैं कि तुम्हारा बेटा इंडिया में भारतीय फौजियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुआ है। ये टेररिस्ट जो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, उनके घर वालों को इस तरह ट्रीट किया जाता है, ये चूरन है। जबकि इस बूढ़े आदमी के चेहरे पे आप लिखी हुई चीज़ें देख सकते हैं, वो साफ अल्फाज में कह रहा है कि भाई जब हमारे सिविलियंस के बच्चों ने ट्रेनिंग लेके उधर जाके हमला करना है और इंडिया में टेररिज्म करनी है और इंडिया की आर्मी के साथ मुकाबले करने हैं, तो फिर इतनी बड़ी फौज पालने की हमें क्या? कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस छेड़कर आप लोग क्या हासिल करना चाहते? तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि एनएफसी अवार्ड को जिस तरह आईन का तकाजा है,
धंधे शुरू किए अब, जैसे ईद आ रही है तो ज़बीहा फौजी फाउंडेशन मीट सर्विस, क्योंकि कुर्बानी आपको पता है सबसे बड़ा धंधा है। अब वो जानवरों की मंडियां लगी हैं, उसमें अलग भत्ते लिए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अब कुर्बानी भी ये करेंगे, उसका गोश्त भी ये खाएंगे, गोश्त भी ये बांटेंगे, गोश्त वो फिर बेचेंगे, खा लें बेचेंगे, पूरा धंधा है। जबकि वहां लड़ने के लिए वहां भेज रहे हैं क्या सिविलियंस के बच्चों को। अगर इंडिया दुश्मन है ना, एज पाकिस्तान पर्सपेक्टिव और फिलोसॉफी, मुकाबला करके ख़त्म करो मसले को। 72 साल से हमारे बच्चों का पेट काट के तालीम नहीं दे रहे, उनको सेहत नहीं दे रहे, उनको खाना नहीं दे रहे, तुम लोगों को पाल रहे हैं, तुम लोग हमारे बच्चों को मार रहे हो। बलूचिस्तान में फौज का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं बलोच, अकेले, दुनिया में कोई उनका साथ नहीं दे रहा। अमेरिका उनको, उनके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको टेररिस्ट करार देता है। इंडिया चुपचाप बैठा है। मोदी जी ने कई साल पहले बलूचिस्तान का एक तकरीर में नाम ले लिया था, बस दैट्स इट, वी परफॉर्म्ड आवर ड्यूटी। नहीं, बलूचिस्तान को भी आपने आज़ाद रियासत माननी होगी। थी, ये आज़ाद रियासत ही थी ना, इसके ऊपर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया है। और बीइंग ए सुपर पावर ऑफ एशिया, इंडिया को ह्यूमैनिटी सेव करने के लिए बलोचों और तिब्बत को एक्सेप्ट करके उनको भरपूर आज़ादी दिलाएं, ये इंडिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रंट्स हैं जो कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी वॉल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये रीजन आप याद रखिए कि हमेशा से हिंदुस्तान के लिए ख़तरा रहा है। 90% इन्वेडर्स इधर ही से आए हैं, ईस्ट से कोई नहीं आया। ऊपर ही से आते थे या इस तरफ से आते थे। इवन हुमायूं जैसे बादशाह, जैसे कि हम कहते हैं कि पर्शियन एम्पायर ने हमेशा इंडिया के साथ कभी मसला नहीं रहा, तो हुमायूं मुग़ल बादशाह जब हार के भाग गया था तो यही पर्शियन एम्पायर ने उसकी मदद करके वापस हिंदुस्तान पर कब्जा करवाया था। ये फ्रंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बलूचिस्तान तिब्बत को एक्सेप्ट करके उनको इंडिपेंडेंस दिला के हिंदुस्तान उस कौम के साथ भी भलाई करेगा जो कि बेचारे अपने ही बलूचिस्तान में तो मुसलमान फौजी मुसलमानों को मार रही है। तो दिस इज़ द सिचुएशन। इंडिया के साथ इस वक्त दुनिया खड़ी है चाइना के मुकाबले पे, लेकिन स्टिल पाकिस्तान का फ्रंट बहुत ही ज़्यादा अटेंशन का रिक्वायरमेंट है। भारतीय सेना ने पूरा फ्रंट उधर संभाला हुआ है। आप देख रहे हैं कि रोज़ ही जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस इनकाउंटर, आर्मी इनकाउंटर हो रहे हैं और टेररिस्टों की इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय सेना भरपूर किरदार अदा कर रही है। दूसरी तरफ खालिस्तान और पंजाब के नाम पे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और कई बुस्ट जो वो हैं अपना टेररिस्ट के आउटफिट्स हैं बूस्टेड बाय इंडियन आर्मी इन पंजाब, हरियाणा, JNK, और जो इनको हथियार सप्लाई करते हैं, जो इनको सारे गलत कामों में, टेररिज्म में फैसिलिटेटर्स हैं, उन सब के ऊपर घेरा तंग किया हुआ इंडियन आर्मी ने। लेकिन मैं समझता हूं कि बालाकोट के बाद कुछ हुआ नहीं है 17 महीनों में। जो पीसफुल पीपल हैं ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया विल डू समथिंग। तो अब इंडिया के लिए वक्त आ गया है कि इस जो इस्लाम को इस्तेमाल करके ये चाइना और पाकिस्तान जो इतनी बड़ी हिपोक्रेसी कर रहे हैं। देखें, उगर में 1 मिलियन मुसलमान कैंपों में किस तरह रह रहे हैं, ये सबको पता है। कभी पाकिस्तान उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। पाकिस्तान में कम्युनिज्म बैन है, चाइना में इस्लाम बैन है, स्टिल दोनों का अफेयर चल रहा है। तो ये सब चीज़ें दुनिया को भी पता है। अब इंडिया को डिप्लोमेटिकली बड़ा रोल प्ले करना होगा और वेस्ट को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन दो टेररिस्ट स्टेट्स हैं ना, जो थियोक्रेसीज हैं, चाइना और पाकिस्तान, इनके खिलाफ बड़े इकदाम करने होंगे और इस प्रॉब्लम को अब वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व करना होगा। देखें, चाइना अंदरूनी तौर पे बहुत मुश्किलात का शिकार है, बता नहीं रहे, लेकिन ग्लोबल टाइम्स खुद लिख रहा है कि चाइना की हर चीज़ डाउन, जो एक्सपेक्टेड इनकी इकोनॉमी के हवाले से प्रोजेक्ट से जो प्रेडिक्शंस थी उससे बहुत नीचे जा रहा है। चाइना ने अंदरूनी तौर पे बैंक में भी पैसे निकालने और कई चीज़ें, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो घर घर में इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री, वो बहुत तबाही का शिकार है। बायर्स नहीं है इनके पास, जो पूरी दुनिया में इनका सामान जाता था, बायर्स नहीं है इनके पास, प्रोडक्ट्स के ढेर लगे हुए हैं। अब वो प्रोडक्ट्स रुक गई हैं और रखने की जगह है नहीं, प्रोड्यूसर्स अब मज़ीद प्रोडक्शन नहीं कर रहे। वहाँ पे इकोनॉमिकली कॉमन चाइनीज़ बहुत परेशान है, फिर अब शिकंजे में रहते हैं ना।
तो अब जैसे चाइनीज़ पूरी दुनिया में अब निकल के आए तो उनको पता चला कि दुनिया में लिबर्टी क्या होती है। चाइना में तो लिबर्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, शिकंजे में इवन चाइनीज़ लोग रहते हैं। तो जब तक इनका माल मसीला चल रहा था, धंधे चल रहे थे चाइना के सारे लोग, तब तक तो सब सही था। लेकिन अब चाइनीज़ में भी एक अंदर से रेजेंटमेंट आ रहा है कि ये कम्युनिस्ट ब्लॉक जो हम पे ऊपर बैठा हुआ है खुद तो कैपिटलिस्ट हैं साले, सारे कैपिटलिस्ट हैं। ये जितने भी कम्युनिस्ट लीडर्स हैं ये सब कैपिटलिस्ट हैं, बिलियनर हैं, 5 स्टार लाइफ गुजारते हैं। कॉमन चाइनीज़ की ज़िंदगी अजीरन है। आप देखें जाके वहाँ पे किस तरह वो लोग रहते हैं और किस मेहनत से उनको 12-12 घंटे 14-14 घंटे नेशनल प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करना होता है, तो जाके ये 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब चाइना को अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं और उसने जो ये भयानक गलती की है कि इंडिया को छेड़ बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये पाकिस्तान और चाइना के मसले इसी मोदी सरकार में के दौर में काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि भारतीय सरकार की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इन दो। In this video Arif Ajakiaji said that India can fight both Pakistan and China at same time. He said that two-front war scenario may become reality in coming days.